फैम है लाइव पे फिर से आपका स्वागत है। हमारे कोविड-19 के सीरीज के अंतर्गत हम रोज आपके पास नए-नए डॉक्टर लेके आते हैं जो आपके सवालों का जवाब और आपके नॉलेज बेस को बढ़ावा देते हैं कोविड-19 के मिथ्स को लेकर और इससे जुड़ी हुई हर एक वो बात को लेकर जो मिसकम्युनिकेशन हो रही है व्हाट्सएप पे। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ हैं स्पेशलिस्ट डॉक्टर शमशेर द्विवेदी जो है चेयरमैन न्यूरो साइंसेज एंड डायरेक्टर क्लिनिकल सर्विसेज एट विमन्स नयति हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। वेलकम टू द शो डॉक्टर द्विवेदी। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। पिछली बार से अब की बार हमने 2-3 महीने पहले बात करी थी और डिस्कशन करी थी कोविड के सिलसिले में। मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि तब से लेके अब तक आप हेल्दी हैं कि नहीं? लेट्स बिगिन विद दैट फर्स्ट। मैं एक कोविड का दौर झेल चुका। मुझे कोविड हुआ था और मेरी मदर को भी कोविड हुआ और फॉर्चुनेटली शी ओनली लॉस्ट स्मेल। उनको सिर्फ गंध चली गई थी और मुझे चेस्ट सिम्टम्स थे लेकिन कभी सैचुरेशन ड्रॉप नहीं हुआ और फिर से मैं काम पे वापस आ चुका हूँ। Excellent. Very, very good to see you, Helen Harty. Dr. Dwivedi, अब you have experienced it yourself. सबसे पहले तो बताइए कि जब से हमने लास्ट टाइम बात की और अब क्या-क्या डिफरेंसेस आए हैं, कितना और रिसर्च बाहर निकल के आया है इस डिजीज को लेके? पहली बात तो ये कि इस बार का वायरस थोड़ा पिछली बार के वायरस से फर्क है। हम सब जानते हैं कि ये एक म्यूटेंट वायरस है और इस म्यूटेंट वायरस यानी कि वही पुराने वायरस का ही एक दूसरा रूप है ये, और हर वायरस में म्यूटेशन होता है। ये सारी बातें शायद ज्यादातर जो लोग दर्शक हैं वो जानते हैं, लेकिन जो फर्क हुआ है इस वायरस में, एक तो ये कि इसके संक्रमण, इसकी जो कम्युनिकेबिलिटी है वो ज्यादा है, ये ज्यादा इन्फेक्टिव है, ये ज्यादा इजीली फैलता है। अब मैं एक सिंपल उदाहरण दे रहा हूँ कि जैसे हम छींकते हैं या हम खांसते हैं तो हमारे गले से काफी सारी छोटी छोटी बूंदें निकलती हैं और अगर कोई दूसरा आदमी उसको इनहेल कर ले, अंदर ले जाए, तो उससे उसको वो बीमारी हो सकती है। इसको कहते हैं ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। लेकिन कोविड के बारे में ये पाया गया कि दिस वायरस इज इन द एयर। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कोई गंध होती है, आप किसी नाले के पास जाते हैं, आप कितनी भी कार को बंद कर दें अंदर बदबू आ जाती है। ये जो चीज है ये इतने स्मॉल लेवल पे ट्रांसमिट हो रहा है, इतने माइक्रो लेवल पे कि ड्रॉपलेट की इसको आवश्यकता नहीं है, ये स्मेल की तरह कहीं भी पहुंच जाता है। तो इसकी इस वजह से इसकी कम्युनिकेबिलिटी ज्यादा है। आप चल रहे हैं, हो सकता है वॉक कर रहे हैं और ये पास से उड़ता हुआ आया और आपके नाक में चला जाए और फिर इन्फेक्शन कर दे। तो ये कम्युनिकेबिलिटी ज्यादा है। दूसरा, इस बार अनलाइक लास्ट ईयर हमने देखा था ज्यादातर एक एज के बियॉन्ड जो लोग थे, हाई रिस्क लोग थे, जिनको डायबिटीज थी, हार्ट डिजीज थी, शुगर थी, एस्थमा था, वो ज्यादा वल्नरेबल थे। लेकिन इस बार हमने देखा कि इसने यंगर लॉट को भी, यंगर एज ग्रुप के लोगों को भी अपना शिकार बनाया और काफी डेथ्स उस एज ग्रुप में भी हुई। सो ज्यादा कम्युनिकेबिलिटी और ज्यादा रेंज, इसका जो एज का रेंज है वो भी इसका पहले से ज्यादा है और उसकी वजह से द नंबर ऑफ डेथ्स हैव इंक्रीज ट्रेमेंडसली, क्योंकि पहले ज्यादातर डेथ 50 या 55 के बाद हम देख रहे थे लास्ट ईयर। इस बार तो 20-25 के भी लोग गुजर गए, तो इस वजह से जो नंबर ऑफ डेथ्स थी वो ज्यादा हो गई। अभी भी नंबर ऑफ डेथ्स इन आउट ऑफ 100 एक या दो ही है, लेकिन अब चूंकि रेंज ज्यादा हो गई है तो एक जो टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स हु रिक्वायर एडमिशन दिस ईयर इज मच मोर देन व्हाट इट वाज लास्ट ईयर। लास्ट ईयर हमारे पास कुछ संभलने का मौका था, इस बार इसने संभलने का मौका ही नहीं दिया। डॉक्टर द्विवेदी, आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात जो बताई है और जो हमारे भी ऑब्जर्वेशन में आई है कि यंगर लोग बहुत ज्यादा वॉल्यूम्स की तो आपने बात बोली है, वो ठीक है कि बिकॉज ऑफ मोर नंबर ऑफ पीपल ऑब्वियसली डेथ्स आर आल्सो cumulatively much more, but why is it happening to the younger crowd?
यंगर क्राउड को इसलिए हो रहा है कि पिछली बार वायरस जब बॉडी में जाता है तो उसका सेल के अंदर जाने का एक प्रोसेस होता है। वो एक गेट के भीतर से घुसता हुआ सेल के भीतर जा करके सेल पर अटैक करता है। ये जो अंदर जाने की प्रक्रिया है, ये जो अंदर जाने का उसका गेटवे है, लास्ट ईयर जब उसका गेटवे था वो लिमिटेड था। अब उसने तरीके ढूंढ लिए हैं म्यूटेंट ने कि वो और तरीकों से भी अंदर जा पा रहा है। तो वो ऐसे रिसेप्टर्स पे डिपेंडेंट था लास्ट ईयर जो कि एडल्ट्स में ही और ओल्डर एज ग्रुप में ज्यादा पाए जाते हैं, लेकिन इस बार उसने और तरीके ढूंढ लिए हैं, इसलिए यंगर एज ग्रुप को भी वो अफेक्ट कर पा रहा है। और डर ये है कि थर्ड वेव में वो बच्चों के अंदर जाने का रास्ता ढूंढ लेगा। यही डर है कि थर्ड वेव में लोग कह रहे हैं बार बार कि पीडियाट्रिक एज ग्रुप अफेक्ट होगा, क्योंकि थर्ड फेज में हो सकता है, क्योंकि देखिए ज्यादातर एडल्ट इम्यूनाइज हो रहे हैं, ज्यादातर एडल्ट इन्फेक्ट हो गए हैं। अब वायरस को अगर फैलना है तो एडल्ट पॉपुलेशन जो है वो अभी इतनी इजीली वायरस को अवेलेबल नहीं है, तो वो अब रास्ते ढूंढ, वो नेचर उसको रास्ता देगा जिससे कि इस बार वो बच्चों को इन्फेक्ट कर सके। और इसी डर की वजह से लोग कह रहे हैं कि शायद जो नया म्यूटेंट हो वो बच्चों के बॉडी में भी जाने का रास्ता ढूंढ ले। और उसका भयावह रूप यह है कि भारत में एडल्ट आईसीयू की कमी हो गई थी इस बार, लेकिन बच्चों का आईसीयू तो वैसे ही बहुत कम है। पीडियाट्रिक आईसीयू तो है ना के बराबर है पूरे देश में, और अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई तो पीडियाट्रिक एज ग्रुप को संभाल पाना हमारे लिए नामुमकिन हो जाएगा। डॉक्टर द्विवेदी, एक और चीज जो नोटिस करी गई है कि बहुत लोगों में साइटोकाइन स्टॉर्म जब शुरू होता है 7 दिन के बाद के टाइम पे एकदम से सिचुएशन बहुत सीवियर पे जाने का ट्रेंड देखा गया है। What is exactly is happening? Why is this becoming severe for many people at that time? ऐसा है कि इस वायरस के शरीर में जो संक्रमण होता है, जो इन्फेक्शन पनपता है बॉडी में, उसके 2 फेज होते हैं। एक फेज होता है जब ये वायरस शरीर में घुस के मल्टीप्लाई करता है। मल्टीप्लिकेशन बहुत फास्ट होता है और शुरू के 5 दिन उसको लग जाते हैं मल्टीप्लाई करने में। तब तक बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होकर के इस वायरस को मार देता है। और जब ये वायरस मरता है तो इसका जो शरीर है, इसका जो जिसको हम कहते हैं काकास जो है, जो इसकी बॉडी है, वो वायरल बॉडी जो है वो पूरे शरीर में फ्लोट कर रही होती है। ये जो डेड बॉडी है वायरस की, ये साइटोकाइन स्टॉर्म पैदा करती है। वायरस इज ऑलरेडी डेड। द बॉडी ऑफ द वायरस, द जो बॉडी के जो रक्षक सेल्स हैं, जिनको हम व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं, जो शरीर की रक्षा करते हैं, वो इन पे टूट पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी फॉरेन बॉडी है तो रक्षक सेल का काम है कि उसको खाना, उसको ले जाना, स्कैवेंजिंग करना, जिसको कहते हैं सफाई कर्मचारी हैं। लेकिन इसको सफाई करते समय, और जब भी वो सफाई करते हैं किसी भी चीज, बैक्टीरिया का, वायरस का, उनके माध्यम से ये जो व्हाइट सेल्स हैं ये साइटोकाइन रिलीज करते हैं। साइटोकाइन इज ए पार्ट ऑफ द नेचुरल प्रोसेस ऑफ किलिंग एंड क्लीनिंग वायरस एंड बैक्टीरिया फ्रॉम द बॉडी। तो जब ये साइटोकाइन रिलीज करते हैं, ये साइटोकाइन थोड़ी मात्रा में शुरू में रिलीज होते हैं, मगर वो साइटोकाइन इन वायरल बॉडीज को साफ करने में नाकाम हो जाते हैं। तो फिर व्हाइट ब्लड सेल थोड़ा और साइटोकाइन रिलीज करते हैं, फिर थोड़ा और साइटोकाइन रिलीज, ऐसे करते करते बिल्डअप होते होते स्टॉर्म का रूप ले लेते हैं। इसलिए स्टॉर्म बनता है क्योंकि जो नॉर्मल अमाउंट ऑफ साइटोकाइन ज्यादातर वायरल इन्फेक्शन में कामयाब हो जाता है उसको साफ करने में, इस केस में, कोविड के केस में, उस थोड़े से साइटोकाइन से काम नहीं चलता और व्हाइट ब्लड सेल साइटोकाइन पर पैदा करते चले जाते हैं, और उस साइटोकाइन से लंग्स और बाकी शरीर के जो ऑर्गन्स हैं उनमें इंफ्लेमेशन पैदा हो जाता है। अब मैं अगर बात करूं डॉक्टर द्विवेदी, तो जो हॉस्पिटल्स में आजकल ट्रीटमेंट की मोडालिटीज करी जा रही हैं, जहाँ पे आप देख रहे हैं
कहीं पे कोई प्लाज्मा थेरेपी की बात कर रहा है, किसी को स्टेरॉइड्स दिए जा रहे हैं, वगैरह वगैरह. सो देयर आर दीज डिफरेंट मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट दैट आर बीइंग ऑफर्ड. तो ये जो ट्रीटमेंट है वो डॉक्टर्स किस हिसाब से डिसाइड करते हैं किसको क्या चाहिए? यहाँ पे आपको ये बात जरूर है, क्योंकि कोविड इन्फेक्शन एक नया इन्फेक्शन है मेडिकल साइंस के लिए. हमने कभी किताबों में या टेक्स्ट बुक में ये पढ़ा नहीं था. चूंकि ये नया इन्फेक्शन है, 1 साल हो गए इसको, लेकिन जो भी जानकारी है, इवन जो बेस्ट एक्सपर्ट्स हैं इन्फेक्शियस डिजीज की दुनिया में, उनके पास भी जो जानकारी इस समय प्राप्त है वो आधी अधूरी है, वो पूर्ण नहीं है, पूरी नहीं है. ये जानकारी पूरी ना होने की वजह से ट्रीटमेंट पैराडाइम जो होता है, ट्रीटमेंट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो है, जो अभी मैंने साइटोकाइन स्टॉर्म का जिक्र किया, वायरल, ये प्रोसेसेस पता चल गए हैं. तो एक अंदाज ये हो गया है कि जो दवाइयां वायरस को मल्टीप्लाई होने से रोकती हैं वो पहले 5 दिन में काम करेंगी, और एक बार साइटोकाइन स्टॉर्म शुरू हो गया तो वो दवाइयां देनी होंगी जो साइटोकाइन स्टॉर्म को शांत करें. ये तो ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग हो गई है. लेकिन कौन सी दवा वायरल मल्टीप्लिकेशन को रोकती है और कौन सी दवा साइटोकाइन स्टॉर्म को कम करती है, इस पे बहस छिड़ी हुई है. कई बार WHO को ये गाइडलाइन दे देता है, लेकिन ये चूंकि सारी जो स्टडीज इस समय हो रही हैं बहुत हड़बड़ी में हो रही है, बहुत कम वक्त के भीतर कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ किए जा रहे हैं. अब उदाहरण के लिए रेमडेसिविर एक एंटीवायरल ड्रग है. वो उसका काम है वायरस के मल्टीप्लिकेशन को रोकना. अगर एक बार साइटोकाइन स्टॉर्म में चला गया पेशेंट, तब शायद रेमडेसिविर काम नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि तब तक ऑलरेडी इम्यून सिस्टम ने वायरस को किल कर दिया है, उसकी बॉडीज को वो स्कैवेंजिंग कर रहा है, जिसकी वजह से साइटोकाइन रिलीज हो रहे हैं. Ineffective scavenging leads to cytokine storm. Now, remdesivir will only be effective once you use it early, so that the multiplication, वायरस की जो उसकी प्रजनन जो हो रहा है, वो मल्टीप्लाई जो कर रहा है, उसको रोकने के लिए. तो अगर आपने बहुत देर कर दी रेमडेसिविर देने में, तो शायद उसके बाद रेमडेसिविर का कोई रोल नहीं. अगर आप शुरू में दे देते हैं तो उसकी प्रजनन कम हो जाएगी, तो उसकी डेड बॉडीज कम होगी, लोड कम हो जाएगा, वायरल लोड, तो अपने आप साइटोकाइन स्टॉर्म भी कम हो जाएगा. तो इसलिए हो क्या रहा है, रेमडेसिविर में बहुत से डॉक्टर जो गाइडलाइन आ रही है उसको मिस इंटरप्रेट करके, जब तक साइटोकाइन स्टॉर्म रियली शुरू नहीं हो गया, ऑक्सीजन सैचुरेशन डिप नहीं कर गई, तब तक रेमडेसिविर नहीं देते हैं. और उसकी वजह से जब वो देते हैं तब तक काफी देर हो चुकी होती है. अब आता है ऐसी दवाइयां जो साइटोकाइन स्टॉर्म को शांत करें. उसमें से एक ही दवा है जो कि कंसेंसस है कि वो काम करती है, वो स्टीरॉयड. स्टीरॉयड के बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि स्टीरॉयड के बारे में कोई भी किसी भी एक्सपर्ट से बात बोले, हाँ स्टीरॉयड तो काम करता है. स्टीरॉयड के अलावा जितनी भी दवाइयां हैं वो सब डिबेटेबल है. समय हमारे पास इतना कम रहा है कि हम ऑथेंटिसिटी से, आज अगर मैं कुछ अपने विमहैंस में काफी बड़ा कोविड पेशेंट पूल है, करीब हमने 200 पेशेंट, पीक में 200 पेशेंट्स हमारे पास थे और हमारे पास सारी सुविधाएं थी. अब एक प्रोटोकॉल हमारे हॉस्पिटल में चल रहा है. मैं दावे से नहीं कह सकता कि वो प्रोटोकॉल 100% परफेक्ट होगा, और दुनिया का कोई एक्सपर्ट नहीं कह सकता है, क्योंकि स्टीरॉयड के अलावा बाकी सारी चीजें डिबेट में. लेकिन एक चीज हमें पता है, वो दवाइयां जो हम एंटीवायरल देते हैं वो शुरू में दो. और एक जो चीज है प्लाज्मा, जिसकी वजह से काफी अफरा तफरी मची हुई है, क्योंकि ये ह्यूमन ब्लड प्रोडक्ट है, इसको आप फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते. अब प्लाज्मा में 2 कंपोनेंट होते हैं. एक कंपोनेंट होते हैं एंटीबॉडीज, क्योंकि पेशेंट जो रिकवर किए हैं कोविड से, उनके ब्लड में एंटीबॉडीज जनरेट हुई हैं. हम इसको पैसिव इम्यूनिटी के तौर पे दे रहे हैं कि उनकी एंटीबॉडीज हम दे दें जिससे कि वायरस जो है वो मर जाए.
तो अगर वायरस को मारना है हमारा एम, तो कब देना चाहिए प्लाज्मा? शुरू में देना चाहिए, जब वायरस रेप्लिकेट कर रहा है। जब पेशेंट अब जाने वाला है उस समय प्लाज्मा देने का कोई रोल नहीं। अब हो ये रहा है, प्लाज्मा को लास्ट डिच एफर्ट की तरह रिजर्व रखा जाता है कि पेशेंट जब वेंटिलेटर पे चला जाएगा तब प्लाज्मा देंगे। अगर आपको एंटीबॉडी को मारना है, वायरस को मारना है उन एंटीबॉडी से, तो शुरू में तो जब वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक बार जब मल्टीप्लाई कर गए और अब साइटोकाइन स्टॉर्म का फेज है, तो मारने को कुछ बचा ही नहीं। तो प्लाज्मा एंटीबॉडीज विल हेल्प इनिशियली। अब प्लाज्मा में एक और चीज होती है, वो होता है प्लाज्मा में इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं। हमने देखा है कि और बीमारियां कई सारी हैं जहां साइटोकाइन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टिश्यू डैमेज, लाइक जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, न्यूरोलॉजिकल कई डिसऑर्डर हैं जहां पे कि साइटोकाइन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डैमेज ऑफ द बॉडी टिश्यू। और हम देखते हैं कि आप अगर इम्यूनोग्लोबुलिन्स देते हैं, तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स देने से साइटोकाइन की वजह से जो डैमेज होता है वो थम जाता है, शांत हो जाता है। ये हमारा एक्सपीरियंस है अक्रॉस ऑल डिजीजेस वेयर, आई वुड से नॉट ऑल बट 90% ऑफ द डिजीजेस वेयर बॉडीज ओन इम्यूनिटी इज किलिंग बॉडीज ओन टिश्यू। इन सारी जगहों पे IVIG शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन हेल्पफुल होते हैं। नाउ प्लाज्मा इज द सोर्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन, तो इसको हम कहते हैं इम्यूनोमॉड्यूलेटरी इफेक्ट। मतलब इसमें एंटीवायरल इफेक्ट नहीं है, लेकिन साइटोकाइन स्टॉर्म को शांत करने की कुछ इफेक्ट एफिकेसी हो सकती है। तो अगर आप वायरस को अगर आप प्लाज्मा को दे रहे हैं फॉर इट्स एंटीबॉडीज, देन गिव इट अर्ली। As far as the cytokine storm is concerned, if you are giving plasma, then it would be a crude way of giving immunoglobulins. अब कुछ पेपर्स ये भी आ गए हैं कि ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां बनाती हैं उन अन्य बीमारियों के लिए जो कि साइटोकाइन स्टॉर्म या साइटोकाइन मीडिएटेड है, उन बीमारियों के लिए जो IVIG मिलता है हमें, और हम बहुत से न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के लिए भी यूज करते हैं, वो दिया जाए साइटोकाइन स्टॉर्म को टाइड ओवर करने के लिए, उसको शांत करने के लिए। ये कुछ पेपर्स भी आ गए हैं, अब रिकमेंडेशन भी आ रहा है। तो प्लाज्मा के दो कंपोनेंट है, एंटीबॉडीज विच इज एंटीवायरल, गिव इट अर्ली। तो कब किस पेशेंट में देंगे? जहां आपको दिखता है वायरल लोड बहुत हाई है, जो हम ब्लड टेस्ट देखते हैं, CT वैल्यू देखते हैं कि बहुत हाई है, या CT स्कैन चेस्ट का कराते हैं, वहां देखते हैं बहुत ज्यादा है, तो अभी पेशेंट अगर स्टेबल है उसी फेज में आप शुरू कर दें। डोंट वेट फॉर द पेशेंट टू गो ऑन वेंटिलेटर एंड देन स्टार्ट प्लाज्मा। तो वहां जाकर के फिर प्लाज्मा का कोई बहुत ज्यादा रोल रह नहीं जाता है। हाँ, जो इम्यूनोमॉड्यूलेटरी रोल जिसका मैं जिक्र कर रहा था, अगर उस रूप में देना है तो फिर IVIG दीजिए, अवेलेबल है IVIG। जस्ट फॉर आवर इन्फॉर्मेशन डॉक्टर द्विवेदी, आपने जैसे बताया कि डिपेंडिंग ऑन द CT वैल्यू, डिपेंडिंग ऑन द CT स्कैन, इन सब चीज़ों पे देख के सही समय पर प्लाज्मा दिया जाना चाहिए। तो ये वैल्यू क्या होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? आई एम श्योर इट्स अ रेंज, बट व्हाट इज द वैल्यू एंड फिजिकल मैनिफेस्टेशन क्या होगी उस टाइम पे पेशेंट की जब आप प्लाज्मा रेकमेंड करेंगे? देखिए, एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जब आपके पास RT-PCR की रिपोर्ट आती है तो उसमें एक CT वैल्यू लिखा रहता है। आपको ये पता चल गया कि ये हाई वायरल लोड का पेशेंट है, ये पोटेंशियली जा सकता है बहुत सीवियर साइटोकाइन स्टॉर्म में। आपको अगले 2-4 दिनों में IL-6, CRP, ESR, ये सारे ब्लड मार्कर्स हैं, ये आपको बताने लग जाते हैं कि किस दिशा में गाड़ी जा रही है। अब यहाँ पे कोई गाइडलाइन नहीं सेट है कि अभी तो बात ये हो रही है, ICMR आज वो बैठ के डिसाइड कर रहा है कि प्लाज्मा के बारे में हो सकता है वो कहते हैं कि प्लाज्मा की कोई जरूरत नहीं। लेकिन अगर रैशनली देखा जाए तो जिन केसेस में, मैं सिर्फ ब्रॉड कहूंगा क्योंकि रिकमेंडेशन अभी कुछ भी नहीं है, अगर IL-6 बहुत हाई है, ESR बहुत हाई है, CRP बहुत हाई है, इन वैल्यूज के बहुत हाई होने का मतलब है कि इनफेक्ट, और जो HRCT में CT वैल्यू जो होता है वो बहुत हाई है, इसका मतलब कि
ये एक साइटोकाइन स्टॉर्म की तरफ बढ़ता हुआ पेशेंट है, ये आइडियल कैंडिडेट होगा इससे पहले कि उसका सैचुरेशन बहुत ज्यादा डिप करने लगे, उस समय दे दें जिससे कि वायरल रिप्लिकेशन रुक जाए। मेरा इस पे एक और सवाल आ जाता है, आपने इसके पहले स्टेरॉइड्स की भी बात करी थी और बोला था कि स्टेरॉइड्स इज अ नो ब्रेनर, मोस्टली ऑन मोस्ट केसेस इट्स गोइंग टू वर्क पॉजिटिवली ऑफ कोर्स अनलेस द सिचुएशन हैज बिकम सो। बट इट शुड नॉट बी गिवन अर्ली, लेट मी, उसमें एक राइडर है। आई वांट टू नो एग्जैक्टली दिस कि स्टेरॉइड्स का कब और कैसे इस्तेमाल होना चाहिए, प्लस देयर इज नोन टू बी अ फैक्ट दैट स्टेरॉइड्स की वजह से कोमॉर्बिडिटीज के केस में स्पेशली डायबिटीज वगैरह शुगर लेवल्स हाई हो जाती हैं, तो हाउ इज दिस एंटायर प्रोसेस विद स्टेरॉइड्स मैनेज्ड? तो स्टेरॉइड जब आप शुरू में देते हैं, अगर शुरू में दे देते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, बॉडी की इम्यूनिटी को कम कर रहे हैं, इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर रहे हैं स्टेरॉइड देके, तो क्या होगा, वायरल रेप्लिकेशन जो है वो बढ़ जाएगा, जो वायरल लोड है वो बढ़ जाएगा। आपको वायरस जिस समय रेप्लिकेट कर रहा है उस समय स्टेरॉइड नहीं देना है। ये नहीं कि कोविड डायग्नोज हुआ और आपने प्रेडनिसोलोन खाना शुरू कर दिया, दैट इज अ रॉन्ग, दैट विल इंक्रीज द चांसेस ऑफ योर गोइंग इनटू साइटोकाइन स्टॉर्म। अराउंड अभी जो वायरस जिस तरह से बिहेव कर रहा है इस समय अराउंड 5th डे के आसपास साइटोकाइन स्टॉर्म बिल्डअप करने लगता है, और उसका गाइडलाइन क्या होता है, सांस लेने में दिक्कत शुरू हो जाती है, सीआरपी, ईएसआर, IL-6 सडनली बेस लाइन से जंप कर जाता है, दैट मीन्स द इन्फ्लेमेशन इज बिल्डिंग अप, दैट इज द टाइम स्टेरॉइड हैज टू बी इंट्रोड्यूस्ड एंड नॉट इनिशियली। सो इट इज नॉट ए ब्लंडरबस्ट थेरेपी कि हर एक पेशेंट को डायग्नोसिस हुई और स्टेरॉइड शुरू कर दिया। शुगर वगैरह को कंट्रोल करना, बीपी को कंट्रोल करना इंसुलिन वगैरह दे करके, वो एक मुश्किल काम नहीं है, लेकिन अर्ली स्टेरॉइड शुरू करके आप वायरल लोड अपने शरीर का बढ़ा रहे हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, एंड व्हाट अबाउट द पेशेंट्स विद हाई डायबिटीज एटसेट्रा, उनको कैसे मैनेज किया जाता है? इज द उस समय इंसुलिन पे शिफ्ट कर जाना होता है। पेशेंट्स के इंफॉर्मेशन के लिए मैं यही कहूंगा, उस समय डॉक्टर आपको कहेंगे कि फॉर द टाइम बीइंग यू विल बी ऑन इंसुलिन फॉर ए बेटर टाइट्रेशन ऑफ ब्लड शुगर, और उसमें ज्यादा अपना दिमाग नहीं लगाइए, रेजिस्ट मत कीजिए, नहीं कि मैं तो गोली खाता रहूंगा, ये सब मत कीजिए, चुपचाप इंसुलिन पे फॉर द टाइम बीइंग आ जाए। कमिंग बैक, हमको अगर ये डिसाइड करना है कि घर पे पेशेंट हॉस्पिटल पे जाने के लायक है कि नहीं, would this also be completely dependent on the IL-6 and the CRP etc tests that you were talking about, कि आप हॉस्पिटल में लेके जा सकते हैं, घर पे इनका इलाज नहीं हो सकता? एग्जैक्ट वो मौका कब होता है? बिकॉज इट्स अ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन, बेड्स मिल नहीं रहे हैं, कोई सोचता है कि चलो 2 दिन रुक जाते हैं, उसके बाद बेड मिलने का खतरा होता है तो हम पहले ही ले जाएं हॉस्पिटल में। सो जस्ट टू क्लियर दिस डाउट कि लोगों में कि एग्जैक्ट कब है मौका, कौन से पॉइंट पे आप देख रहे हो कि डिटीरियरेशन शुरू हो जा रही है? जैसे ही कोविड RT-PCR पॉजिटिव होता है, हम वो एक तरह से वार्निंग है आने वाले साइक्लोन की, 5 दिन बाद साइक्लोन आने वाला है, तो आपके पास 5 दिन का टाइम है बहुत से प्रिवेंटिव मेजर लेने का। तो एक दवा होती है मॉन्टेल्यूकास्ट, मॉन्टेयर के नाम से कॉमन ब्रांड है मॉन्टेल्यूकास्ट। मॉन्टेल्यूकास्ट शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि मॉन्टेल्यूकास्ट एस्थमा पेशेंट्स को दी जाती है टू रिड्यूस स्वेलिंग इन द लंग्स, बट मॉन्टेल्यूकास्ट टेक्स 4 to 5 days टू स्टार्ट इट्स इफेक्ट। अगर आज से आपने लेना शुरू किया तो 4 से 5 दिन लग जाएंगे उसका असर शुरू होने में। दैट वुड बी द टाइम व्हेन यू विल बी फेसिंग द स्टॉर्म। उस समय शुरू करेंगे तो नहीं काम करेगा वो। सो अपने लंग्स को पहले से ही आप प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए, एंड इट इज अ सेफ ड्रग। सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको नहीं भी स्टॉर्म आया तो कोई नुकसान नहीं होगा इससे। जो दूसरी चीज है वो है एक सिंपल दवा है, बच्चों के सिरप में भी होती है, ब्रोमहेक्सिन, कफ सिरप्स वगैरह में होती है बच्चों के। ब्रोमहेक्सिन की टैबलेट आती है 8 मिलीग्राम की, वो सुबह शाम लेना शुरू कर दीजिए, उसका भी इफेक्ट बिल्डअप होता है 3 दिन में। तो आप ये 2 दवा लेके अपने लंग्स को पहले से प्रिपेयर करना शुरू कर दिए कि अगर साइटोकाइन स्टॉर्म आएगा तो मैं उसके लिए प्रिपेयर्ड हूँ।
एंटीवायरल में अभी तक जो हमने क्लिनिकल एक्सपीरियंस में देखा है, बहुत से जो विद्वान है वो बहुत सी बातें कह रहे हैं। मैंने ये देखा है कि एंटीवायरल जो है, रेमडेसिविर इज द ओनली एंटीवायरल विच हैज सम इफेक्ट, एंड प्लीज डोंट डिले इट फॉर टू लॉन्ग। जैसे मैंने प्लाज्मा का कहा ना कि 10 दिन हो गए उसके बाद शुरू किया, रे पेशेंट तो डिटोरेट कर गया, आप रेमडेसिविर शुरू कर रहे हैं, तो अभी उस समय अब पछता है क्या हो जो चिड़िया चुग गई खेत, क्योंकि तब तक वायरस तो वैसे ही खत्म हो गया, अब तो उसकी डेड बॉडी को क्लीन कर रहा है साइटोकाइन स्टॉर्म की वजह से। उस समय रेमडेसिविर देने का कोई फायदा नहीं होने वाला। तो रेमडेसिविर आप दे दें उस समय जब आपको लगने लगे कि इस आदमी का दिन प्रतिदिन बुखार भी बढ़ता जा रहा है, इसका वायरल लोड इनिशियली बहुत हाई था, इसका IL-6 बढ़ गया, इसका CRP बढ़ रहा है, मतलब ये ही इज हेडिंग टुवर्ड्स cytokine storm in a big way, reduce the viral load, live virus needs to be killed, give remdesivir at that point of time. Don't wait the patient to go on the ventilator or go in high flow oxygen. Give it just, अभी जो मैं ट्रेंड देख रहा हूँ वो ये बोथ प्लाज्मा से ज्यादा मैं रेमडेसिविर का कहूंगा, क्योंकि वो मैन्युफैक्चर हो सकती है कंपनीज में और अब उसकी अवेलेबिलिटी इंप्रूव हो गई, तो डोंट डिले इट। घर की केयर की बात कर रहे हैं जब डॉक्टर द्विवेदी, तो एक और नाम बहुत पॉपुलर हो रहा है आइवरमेक्टिन करके, जो काफी लोग दे रहे हैं, बट देयर इज अ कंट्रोवर्सी अराउंड दिस एज वेल, सो प्लीज लेट अस नो अबाउट आइवरमेक्टिन एज वेल, प्लस द यूज ऑफ विटामिन्स, जिंक, विटामिन डी एंड विटामिन सी is also being prescribed in a big way by most of the people, even for people who haven't got COVID. सबको बोला जा रहा है प्रिकॉशनरी प्लीज ले लीजिए, तो इन दोनों चीजों के बारे में बताइए प्लीज। तो जहां तक मेडिकल एविडेंस है, आइवरमेक्टिन पे पहले आता हूं क्योंकि वहां पे कुछ डिबेट की गुंजाइश है। तो WHO ने क्लियर कट कह दिया कि आइवरमेक्टिन का कोई रोल नहीं है। आइवरमेक्टिन के जो प्रोड्यूसर है मर्क, उन्होंने भी कह दिया आइवरमेक्टिन का कोई रोल नहीं है। और भारत सरकार, भारत में कई लोग कह रहे हैं कि आइवरमेक्टिन दो, और ऑस्ट्रेलिया में आइवरमेक्टिन इज अ पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट फॉर कोविड। सिर्फ प्रिवेंशन ही नहीं, कोविड को वहां पे वार्ड में भी जो थोड़े बहुत कोविड उन्होंने ट्रीट किए, उन्होंने उनका स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल में ही आइवरमेक्टिन है। आइवरमेक्टिन के जो इन्वेंटर थे, he got a Nobel Prize, and because this was a unique drug, ऐसा यूनिक ड्रग था जो पैरासाइट में भी काम करता है, एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट भी है, एंटीवायरल इफेक्ट भी, तो इसको वंडर ड्रग मानते थे और उनको नोबेल प्राइज मिला था। लेकिन मैं कह रहा था इस समय क्या प्रॉब्लम क्या है कि ओवरडोज ऑफ विटामिन सी हो रहा है, ओवरडोज ऑफ विटामिन डी हो रहा है, जिंक पे जिंक खिलाए चले जा रहे हैं। ये सारी चीजें जो हैं कहीं ना कहीं आदमी को की एंजाइटी कम करती है कि मैं कुछ ले रहा हूं। अच्छा, गवर्नमेंट ने रेमडेसिविर और प्लाज्मा पे तो गाइडलाइन पे बहुत जोर दे रहे हैं बिकॉज दीज आर स्कार्स रिसोर्सेस, लेकिन जनता को कुछ तो देना होगा जिससे मन तो शांत रहे कि मैं कुछ ले रहा हूं। तो विटामिन सी, जिंक और बाकी सारी चीजें उसी कैटेगरी में आती हैं। आइवरमेक्टिन प्लस माइनस है, क्योंकि कुछ ऑस्ट्रेलिया का जो मेडिकल सिस्टम है काफी रोबस्ट मेडिकल सिस्टम है, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से कहा कि नहीं आइवरमेक्टिन इज हेल्पफुल, और WHO कह रहा है क्लियर कट, इवन जो प्रोड्यूसर है वो क्लियर कट कह रहे हैं कि नहीं यूज करना है। ऐसी सिचुएशन में मैं कहूंगा बी प्रूडेंट। अगर आप कांटेक्ट में आ जाते हैं किसी पेशेंट के तो 3 से 5 दिन आइवरमेक्टिन खा लें, लेकिन इनडिस्क्रिमिनेट यूज के लिए मैं नहीं कहूंगा कि आइवरमेक्टिन बिकम्स अ पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट। फेविपिराविर एक दूसरी दवा है जिसका काफी लोग बात करते हैं, फेविफ्लू खाओ, फेविपिराविर। अगेन एविडेंस इज लिमिटेड, बहुत ज्यादा एविडेंस है नहीं, लेकिन अगेन मैं कह रहा हूं कि उसका कम से कम बहुत से वायरसेस पे उसका एंटीवायरल इफेक्ट प्रूवन है। अभी तक जो मैंने पेशेंट्स को देखा है कोई खास साइड इफेक्ट नहीं हुआ है। फेविपिराविर का कोर्स ले सकते हैं, आइवरमेक्टिन विद मतलब इनडिस्क्रिमिनेट यूज ना करें।
आइवरमेक्टिन और फेविपिराविर दोनों पे अभी हाउस जो है वो ओपन है, अभी किसी ने उसका, लेकिन बाकी जितनी चीजें हैं वो कम से कम एंजाइटी तो कम करती हैं। और मैंने देखा है एंजाइटी प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट, खास करके जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं मैंने देखा उसमें जो एंग्शियस होते हैं उनका आउटकम खराब होता है। उसकी वजह यह है कि ये बीमारी आपके हार्ट और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को भी अफेक्ट करती है। जब आप एंजाइटी पे जाते हैं तो दो चीजें होती हैं, एक तो आप स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करने लगते हैं, एड्रेनलिन सिक्रीशन होता है, और एड्रेनलिन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का दुश्मन है, नंबर 1। नंबर 2, जब भी आप घबराते हैं तो हम लोग आम बोलचाल की भाषा में भी कहते हैं उसकी तो घबराहट से डर के मारे सांस सी रुक गई। तो व्हाट हैपेंस इज दैट जो ब्रीदिंग पैटर्न होता है आदमी का वो बड़ा शैलो एरेटिक ब्रीदिंग करने लगता है एंजाइटी में। वो जो नॉर्मल एक्सपेंशन है वो नहीं होता, शॉर्ट शैलो एंड रैपिड ब्रीदिंग शुरू कर देता है। जब भी आप नर्वस होते हैं योर ब्रीदिंग पैटर्न बिकम्स फास्ट एंड शैलो, so that has an impact on oxygenation and you release stress hormone which has an impact on the cardiovascular system. So anxiety, तो उस हद तक विटामिन सी जिंक का बहुत अच्छा रोल। रेमडेसिविर के लिए तो आपको हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, लेकिन मॉन्टेयर और ये आप शुरू कर सकते हैं ब्रोमहेक्सिन। और अगर आपको गले में खराश है, खांसी बहुत ज्यादा आ रही है, तो आप साथ में स्टीम इनहेलेशन कर सकते हैं। ये आप शुरू कर दीजिए। You are preparing for the storm as soon as you are on oxygen. जैसे ही आपको लगा कि आपका सैचुरेशन जो है वो 95 से नीचे की तरफ चल चुका है, you should immediately have a source of oxygen. अब अगर मैं बताऊं आइडियल मेडिकल सिचुएशन में that is the time one should get admitted, बट अभी सिचुएशन वैसी है नहीं। अभी जो हालात हैं उसमें इस स्टेज पे या तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर या सिलेंडर अगर किसी कम्युनिटी सेंटर में अवेलेबल हो या किसी सरकारी सेंटर जहां पे कि सिर्फ ऑक्सीजन की व्यवस्था है, तो आप ऑक्सीजन शुरू कर दीजिए। और जैसे ही इन द मीनवाइल स्टार्ट सर्चिंग फॉर द बेड इन अ टर्शियरी केयर हॉस्पिटल एज सून एज यू रीच 92 with oxygen. If you are 92 then immediately shift to a hospital. इंटरेस्टिंग। डॉक्टर द्विवेदी आप घर, बिकॉज आपको हॉस्पिटल खोजने में भी लग जाएंगे, हो सकता है आधा दिन या पूरा दिन, हो सकता है 2 दिन भी लग जाते हैं लोगों। 2 दिन तो 92 आप पहुंच गए, मतलब आप उस तरफ जा रहे हैं जहां पे कि अगर देर हो गई तो ऑर्गन्स डैमेज हो जाएंगे। आपने जो एंजाइटी की बात करी, वेरी पर्टिनेंट, बिकॉज आपकी स्पेशलाइजेशन में न्यूरोलॉजिकल इश्यूज जो हम शुरू से बात करते आए हैं इस केस में बहुत ज्यादा आ रहे हैं। उसके पहले जो मैंने 2 पेशेंट्स अपने, मैं ओपीडी में ही बैठा हूँ, 2 पेशेंट जो देखे हैं, एक लेडी हस्बैंड हैड कोविड, ही पास्ड अवे, शी हैड कोविड एंड हैड अ फेशियल पैल्सी, नंबर 1। नंबर 2, उस लेडी की सिस्टर वाज द नेक्स्ट पेशेंट and she came with a stroke. She also had COVID and she had a stroke involving the upper limb, and she has no diabetes, no high blood pressure, no other disease. So both of them had a COVID neurological complication. Now COVID affects the nervous system by 2 means, by 2 methods. One is it produces clots in the body, and those patients who develop these clots, it can lead to a stroke, it can lead to a heart attack, it can lead to pulmonary embolism and can be a cause of sudden death. And many people die suddenly at home even after discharge, because those clot formations or clots which have been formed, it doesn't get clear for 6 to 8 weeks. So most of the patients who had moderate to severe COVID must have some form of blood thinning for 4 to 6 weeks to avoid this sudden death. पेशेंट बिल्कुल ठीक फील कर रहा होता है, घर जाकर के सडन डेथ हो जाती है बिकॉज ऑफ द क्लॉट रिलेटेड इशू। इट कुड बी अ स्ट्रोक, इट कुड बी अ सडन हार्ट अटैक, इट कुड बी अ पल्मोनरी एम्बोलिज्म। सो सिंपलेस्ट थिंग वी ऑल नो इज एस्पिरिन। डॉक्टर से पूछ के ये सारी चीजें जो मैं बोल रहा हूँ खुद से ना शुरू करे कोई, लेकिन एस्पिरिन इज अ ब्लड थिनर व्हिच should be a part of most of the prescriptions where patient has been hospitalized. दूसरा, there are
more potent blood thinners for those patients whose एक marker होता है D dimer. अगर D dimer high है तो वो blood thinners देने होते हैं. तो अब दूसरा जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है और वो और सिस्टम को भी इफेक्ट करती है, विच इज बिकॉज ऑफ रोग एंटीबॉडीज. बिकॉज दिस डिजीज produces antibodies which are acting against one's own body tissue. अभी तो मैं कह रहा था साइटोकाइन स्टॉर्म की बात, जहां पे लंग्स इज द मेजर टेकिंग द ब्रंट, लेकिन ये साइटोकाइन स्टॉर्म पूरे शरीर में आ रहा है. हार्ट भी इन्फ्लेम्ड है, लंग्स भी इन्फ्लेम्ड है, पैनक्रियाज भी इन्फ्लेम्ड है, लिवर भी, सारे ऑर्गन्स इन्फ्लेम्ड है. लेकिन लंग्स की वजह से ऑक्सीजनेशन कॉम्प्रोमाइज होकर ज्यादातर डेथ्स हो रही हैं, बट हार्ट की वजह से भी डेथ हो सकती है बिकॉज ऑफ साइटोकाइन स्टॉर्म. जो दूसरी चीज ये कर रहा है वो ये कि आफ्टर दिस साइटोकाइन स्टॉर्म एटसेट्रा हैज सेटल्ड और इवन ड्यूरिंग दिस फेज, बॉडी स्टार्ट्स मेकिंग रोग एंटीबॉडीज व्हिच आर एंटीबॉडीज अगेंस्ट इट्स ओन body tissues like the nervous system, the immune system, the beta cells which produce insulin in the body, इनके अगेंस्ट में बनाता है. तो we see conditions like GB syndrome. GB syndrome is a nerve disease which we see in common practice also, and this is an immune mediated injury to the nerves. तो हमने GB syndrome देखे हैं. हमने फेशियल पैल्सी जो होती है इसको हम बेल्स पैल्सी कहते हैं. बेल्स पैल्सी इज आल्सो caused by an immune attack on the facial nerve. We see stroke. So इसके मेथड नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करने के 3 हैं. One is cytokine storm itself. So person can develop loss of memory. Person can go into a confused state. Patients who are already having dementia or already having Parkinson's disease, it becomes worse. This is a part of the cytokine injury. Then small clots brain में चले गए. That will also cause loss of memory functions and other problems. और तीसरा है रोग antibodies, which can cause GB syndrome, which can cause facial palsy, and even which can cause dementia. So these are the 3 mechanisms by which it can affect not just nervous system but any organ of the body. तो डॉक्टर द्विवेदी, इसको डिटेक्ट कैसे किया जाता है कि any of these are likely to happen, and then what is the treatment that can be given for it? See, cytokine storm आप जैसे ही देखते हैं CRP, IL-6 वगैरह कम हो गया, इसका मतलब cytokine storm is now over. तो आप जितने भी एंटी इंफ्लेमेटरी मेजर्स है जिसमें स्टेरॉइड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप उसको धीरे धीरे टेपर ऑफ कर देते हैं. जो ये ऑटो एंटीबॉडीज वाली जो चीज मैं बोल रहा हूं, ये तो जब होगी तभी आप ट्रीट कर पाएंगे. इसके लिए स्टेरॉइड जो आप दे रहे हैं टू सप्रेस एंटीबॉडीज, इट सप्रेस, स्टेरॉइड आल्सो सप्रेसेस एंटीबॉडीज, दैट कैन एक्ट एज ए प्रोटेक्टिव अगेंस्ट दीज रोग एंटीबॉडीज आल्सो. Okay, so the last one you're saying it has to be based on the symptoms that will appear. उसके बाद ही उसका ट्रीटमेंट कुछ शुरू. हाँ, लेकिन प्रिएम्प्टिव ट्रीटमेंट में जो हम स्टेरॉइड देते हैं वो साइटोकाइन स्टॉर्म और रोग एंटीबॉडीज दोनों को कम कर सकता है. एंड यू हैव टू गिव ब्लड थिनर टू प्रिवेंट द क्लॉट्स. सो स्टेरॉइड एंड ब्लड थिनर आर द 2 mainstay of preventing the organ specific damages which happens associated with COVID. And also you are saying कि blood thinner हर एक पेशेंट को नहीं लेना चाहिए कोविड के, सिर्फ जो हॉस्पिटलाइज हुए हैं वो, या अगर कोई ब्लड क्लॉट्स का वो दिखाई दे रहा है, अगर डी डाइमर बहुत हाई है तो, डी डाइमर अगर हाई है तो, और वो ब्लड थिनर एक ऐसा जोन है जहाँ पे सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए, डॉक्टर हैज टू डिसाइड. मेरा अगला सवाल है पर्टेनिंग टू, लेट्स गो टू द बिट यू टॉकिंग अबाउट कि थर्ड वेव में बच्चों पे अटैक होने का चांस है, बिकॉज दिस इज अ रियली नोटोरियस वायरस. इट हैज फाउंड दैट दो जनरेशंस को उसने अटैक करके देख लिया है. इस टाइम पे मिडिल एज्ड पीपल. नेक्स्ट वन इज लाइकली टू बी चिल्ड्रन. सो व्हाट इज इट दैट नाउ वी कैन डू एज प्रिवेंशन, other than of course making sure everybody sitting at home and is masked? Are there any other preventive measures in terms of vitamins, medication, or anything else that one can do? No. The only way you can
in a country like India where health resources are limited, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है, 140 करोड़ जनता के हिसाब से हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और पीडियाट्रिक जो क्रिटिकल केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो और भी कम है। हमारे पास एक ही तरीका है जो मैं कई बार टीवी पे आ रहा था तो मैं बार बार रेज कर रहा था, हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको देखते हुए जैसे ही कोई भी वेव आए, पॉजिटिविटी जैसे ही, क्योंकि 0.8 से लेके पॉजिटिविटी चली गई 42 तक, 42 पे जाकर के आपने लॉकडाउन किया। ये लॉकडाउन जैसे ही आपने देखा कि बैरोमीटर बढ़ रहा है उसी समय लॉकडाउन करना है, जिससे कि आपका जो हेल्थ सिस्टम है वो चरमरा न जाए, इट शुडंट क्रम्बल, इट वाज टोटल डिवास्टेशन बिकॉज द नंबर, यही हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होता तो हम शायद, जैसे फर्स्ट में हमने लॉकडाउन किया था तो आए पेशेंट बहुत, लेकिन जिस रफ्तार से आए वी कुड कोप, इस बार कोप नहीं कर पाए। और बच्चों के केस में हम अगले 6 महीने 8 महीने में इंफ्रास्ट्रक्चर सडनली नहीं डेवलप कर सकते, पीडियाट्रिशियन पैदा नहीं कर सकते और ना पीडियाट्रिक आईसीयू पैदा कर सकते, तो हमें उसको, लॉकडाउन विल बी योर मेन वेपन, शॉर्ट स्मार्ट लॉकडाउन। अगर कोई गवर्नमेंट डिले करती है, आई होल्ड दैट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द डेथ्स, इट इज एज सिंपल एज दैट। एक और पूछना था बात जो प्रीवियस कन्वर्सेशन से रिलेटेड है कि ब्लैक फंगस एक चीज है जो हमने डिस्कस नहीं करी, दैट इज आल्सो रैम्पेंट एंड लॉट्स ऑफ रिसर्च एंड एवरीथिंग इज कमिंग आउट एंड आई एम गेसिंग स्टेरॉइड्स का भी उसमें कुछ रोल है, तो इसके बारे में थोड़ा समझाइए हमारे व्यूअर्स को प्लीज। जब स्टेरॉइड आप देते हैं तो जिस तरह से बैड इम्यूनिटी आपकी सप्रेस होती है, गुड इम्यूनिटी भी सप्रेस हो जाती है, और फंगल इन्फेक्शन जहां भी बॉडी की इम्यूनिटी कम होती है, दैट इज द सिचुएशन इन विच इट गेट्स अ फुटहोल्ड। तो दो चीजें हैं, एक तो फंगस का सोर्स, मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट में दैट इज बिकॉज ऑक्सीजन एक पानी से आता है, वाटर से आता है, पानी के थ्रू बबल्स आते हैं, वो पानी अगर गंदा होगा तो उससे आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में ब्लैक फंगस चला जाएगा। तो जो लोग घर पे भी स्टीम ले रहे हैं उनको भी मैं कहूंगा बॉइल्ड वाटर डालें उस डब्बे में जिससे कि स्टीम बनता है। सिंपल कोई भी पानी लेके स्टीम मत लेने लगे, हो सकता है उसमें फंगस हो, वो आपके अंदर चला जाए। सो ब्लैक फंगस रोकने, देखिए स्टेरॉइड तो हम बंद नहीं कर सकते क्योंकि वो इसेंशियल ट्रीटमेंट है। आप जो वो पानी जिसके थ्रू ऑक्सीजन के बुलबुले जा रहे हैं पाइप में, उस पानी को क्लीन रखें। हॉस्पिटल सेटिंग में आप बिस्लरी का पानी यूज करें, घर के सेटिंग में आप स्टीम अगर ले रहे हैं तो भी इंश्योर करें कि बॉइल्ड वाटर ही डालें उसके अंदर, उस बॉइल्ड वाटर का स्टीम लें। डॉक्टर द्विवेदी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वैक्सीनेशन। अभी हाल ही में 2 दिन पहले गवर्नमेंट हैज गिवन आउट एन एडवाइजरी अबाउट Covishield becoming now 12 weeks difference between first and second dose. What is the logic behind this and मतलब क्या स्टडीज हैं इसके बारे में? कोविशील्ड जो है वो ओरिजिनली उसके इन्वेंटर एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड है, और ये वहां की मेन वैक्सीन इंग्लैंड की कोविशील्ड है। तो इंग्लैंड में और बहुत सी वेस्टर्न कंट्रीज में फेज 4 ट्रायल कहलाते हैं वो, जिसमें कि लॉन्च के बाद जो ड्रग रेगुलेटर हैं वो बहुत क्लोज वॉच रखते हैं उस दवा पे कि नई दवाई है, इसका क्या और प्रॉपर्टीज हैं। तो कई ऐसे पेशेंट्स जिनमें किसी भी सोशल रीजन से, पर्सनल रीजन से वो 4 to 6 वीक्स में नहीं ले पाए और उनको 3 महीना 16 वीक्स लग गए या 12 वीक्स लग गए, जब उन पेशेंट्स की एंटीबॉडीज देखी गई तो पाया गया कि उस कोहॉर्ट, उस ग्रुप ऑफ पेशेंट में एंटीबॉडी फॉर्मेशन वाज बेटर देन 4 to 6 वीक्स। इसको एस्ट्राजेनेका ने और ड्रग रेगुलेटर को वहां बताया, दैट इज मैंडेटरी फॉर देम टू टेल। और उस आधार पे एस्ट्राजेनेका ने ये चीज पब्लिक की कि अगर आप 16 वीक्स तक लेते हैं, 12 to 16 वीक, देन द रिस्पॉन्स माइट बी इवन बेटर। और उसी को फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंप्लीमेंट किया, बट ये कोवैक्सीन पे लागू नहीं होती है जो कि इंडियन वैक्सीन है, अच्छी वैक्सीन है, लेकिन उसके डेटा नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट ये अगर एक छोटा सा ट्रायल करें
तो वहां भी शायद आप इस नतीजे पे पहुंच सकते हैं कि क्या टाइम गैप बढ़ाने से बेटर रिस्पॉन्स आता है या नहीं। एक और ट्रायल का कोई स्टडी कर प्रिंट हुआ था अबाउट कोवैक्सीन माइट बी द आंसर फॉर चिल्ड्रन एज वेल। what are the early stage research on that? नहीं, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया DCGI ने ये ट्रायल को मंजूरी दे दी है। तो ये ट्रायल फेज 2, 3 एक साथ कर रहे हैं वो लोग, चूंकि वैक्सीनेशन का ट्रायल है और अभी इमरजेंसी है। हो सकता है 2 महीने में, 2 से 3 महीने में आपको उसके आउटकम्स, 3 महीने में शायद, क्योंकि अगर देते भी हैं तो 3 महीने बाद वो और तक ऑब्जर्व करेंगे, तो 3 महीने में वो आउटकम्स पता चल जाएंगे कि कितना सेफ है और एंटीबॉडी फॉर्मेशन कितना था। तो अभी वो जस्ट उस क्लिनिकल ट्रायल का आगाज हुआ है, जस्ट शुरुआत हुई है। So there is hope and let's hope कि ये भी जल्दी हो जाएं trials। अगर ये कोविशील्ड वाला 12 to 16 weeks is becoming more robust, is there any research being done whether it is going to take care of the new strains as well? अभी तक जो स्ट्रेन्स इंडिया में प्रेवलेंट हैं इस समय तक, वहां पे कोविशील्ड काम कर रहा है। आगे बाद जो स्ट्रेन्स आएंगे, आई एम श्योर नेचर में जो वायरस म्यूटेट करते हैं वो अपने सर्वाइवल के लिए बाईपास मैकेनिज्म ढूंढते हैं। तो हो सकता है वो ऐसी चीजें, ऐसा जिसको मैं कहता हूँ स्टेल्थ है, कैमोफ्लेज टेक्निक डिवाइस करें कि वो वैक्सीन से भी बच पाए। लेकिन जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, फ्लू का शॉट हर साल आपको लेना पड़ता है, क्योंकि हर साल कुछ नए म्यूटेंट आ जाते हैं। वो नए म्यूटेंट जो हैं वो पिछले साल के वायरस से डिफरेंट होते हैं, फिर आपको जुकाम हो जाता है। इसीलिए फ्लू शॉट इज, यू गेट अ फ्लू शॉट एवरी ईयर डिपेंडिंग अपॉन विच म्यूटेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लू ऑल ओवर द वर्ल्ड। और एक समय आएगा, कोरोना के साथ भी मैं बता रहा हूं कि हर साल कोविड की एक नई वैक्सीन आया करेगी, जो उस साल के म्यूटेंट के हिसाब से बनाई जाएगी। अब चूंकि वो पूरा सिस्टम फ्लू के लिए तो बनाया है, फ्लू का सारा सिस्टम बना हुआ है, तो अभी मार्च अप्रैल में इस साल के फर्स्ट हाफ की फ्लू वैक्सीन आ गई। अब नेक्स्ट आएगी अक्टूबर में, और साल में 2 वैक्सीन फ्लू की ऑल ओवर द वर्ल्ड लॉन्च होती है, डिपेंडिंग अपॉन विच स्ट्रेन इज प्रेवलेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सिमिलरली कोविड भी, अभी तो हमने शुरुआत की है वैक्सीन की, मजबूरी है, हमारे पास नंबर्स बहुत ज्यादा हैं, लेकिन एक टाइम आएगा जहां पे हर साल कोविड का एक नया बैच ऑफ वैक्सीन आएगा जो लोग लगाएंगे। Dr. Dwivedi, one last, very last question. Viruses are known in the past कि म्यूटेट कर करके या तो गायब हो जाते हैं, या उनकी सिवियरिटी कम हो जाती है, या हम उनको हैंडल करना बेटर सीख लेते हैं, एग्जैक्टली लाइक रेगुलर फ्लू वायरस जैसे आप बता रहे हैं। सो इज देयर एनी सच एक्सपेक्टेशन एंड होप फ्रॉम दिस डेविल एज वेल? हाँ, लास्टली जो हमारा अगर हम हिस्ट्री में, वायरस की हिस्ट्री में जाते हैं, हमेशा वायरस जो है, नया डेडली वायरस 3 साल में जाकर के काफी ये हो जाता है, सबड्यूड हो जाता है। दिस इज द नॉर्मल पैटर्न दैट वी सी। क्योंकि जब एक बार सबड्यूड हो जाता है ना, तो लोग उसके सर्वाइवल के पीछे नहीं लगते। अभी हम वायरस के सर्वाइवल के पीछे लगे हुए हैं। इन वे देखें तो हम जितना कुछ करते हैं, रेमडेसिविर दे देते हैं, एंटीबॉडीज दे देते हैं, वैक्सीनेशन दे रहे हैं, तो वायरस का अपना सर्वाइवल स्टेक पे है। तो चूंकि उसका अपना सर्वाइवल स्टेक पे है, वो तरह तरह के तरीके निकाल रहा है अपने को बचाने के लिए, नेचर उसको हेल्प कर रहा है। लेकिन एक बार अगर वो हल्का फुल्का बुखार दे के चला जाएगा ना, तो हम उसको ट्रीट भी नहीं करेंगे, then the same strain will continue. Then it will not try to find a mutant for its survival. There was a lot of conversation in the past about herd immunity. मैं individually I'm very confused. What is supposed to be herd immunity, and is there any chances of that happening now? देखिए, अगर वायरस म्यूटेट करेगा, तो आपने अगर जिस वायरस के अगेंस्ट हर्ड इम्यूनिटी पैदा की, चाहे वैक्सीन से या नेचुरल इन्फेक्शन से, और बाय द टाइम हर्ड इम्यूनिटी ऑफ 70% इज रीच्ड, the virus has changed itself completely, then that herd immunity may not be
कंप्लीटली 100% इफेक्टिव नहीं होगी। अब जैसे मीजल्स का वायरस है, स्मॉल पॉक्स का वायरस है, ये म्यूटेट ही नहीं करते, इनमें म्यूटेशन ही नहीं होती। वहां पे आपने जिस दिन 70% 80% को वैक्सीनेट कर दिया, वो वायरल डिजीज थम जाती है। ओरल पोलियो में पॉसिबल है बिकॉज म्यूटेशन ज्यादा नहीं है ओरल पोलियो, इसीलिए पल्स पोलियो प्रोग्राम इज सक्सेसफुल। बट जो वायरस म्यूटेट कर रहा है वहां कितनी भी हर्ड, जुकाम इन्फ्लुएंजा से काफी मिलता जुलता है। आप देखिए जुकाम कितनी भी हर्ड इम्यूनिटी हो, जुकाम आना बंद होता है? हर साल लोगों को जुकाम आएगा, क्योंकि आप कितनी हर्ड इम्यूनिटी, जितनी हर्ड इम्यूनिटी करोगे वो म्यूटेट करके कुछ और बन जाएगा। सो जितना मैं इस वायरस को समझ रहा हूं, इसकी जो म्यूटेशन कैपेसिटी है वो इन्फ्लुएंजा से कम है, लेकिन बाकी सारे वायरसों से ज्यादा है। तो म्यूटेशन की वजह से आपकी हर्ड इम्यूनिटी जिस चीज को आप पैदा कर रहे हैं वो 100% इफेक्टिव होगी ही नहीं। न्यू म्यूटेंट्स में वो काम नहीं करेगी। काम करे 100% स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूं, लेकिन इट विल नॉट वर्क लाइक वंडर। कम हो जाएगा बट वो खत्म नहीं होगा। डॉक्टर द्विवेदी, थैंक यू सो मच। आप एज यूजुअल एक्सट्रीम सरल तरीके से इतने अच्छे से आप डेप्थ में जाके एक एक चीज आपने समझाई है। इट बिकम्स वेरी वेरी क्लियर। आई होप कि हमारे जो दर्शक हैं जो देख रहे हैं उनको भी बहुत बहुत फायदा होगा इसका। और हम अपने दर्शकों को एक बारी फिर बता दें कि अगर वो और भी हमारे डॉक्टर से जुड़ना चाहते हैं, कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो प्लीज़ लॉग इन करिए हमारे वेबसाइट www.famhealth.in पे। हमारे सपोर्ट ग्रुप सेक्शन में ज़रूर जाइए, वहाँ पे आप अपना सवाल छोड़ सकते हैं और जिस हद तक हम हो सके हम डॉक्टर द्विवेदी से आपके सवालों के जवाब ज़रूर देंगे। Thank you once again. Thank you for your time. It was great having you on the show. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। हेल्थ, फिटनेस और पोषण पर पाए बेस्ट डॉक्टर्स की राय सिर्फ famhealth.in पर, और हमारी YouTube पेज माय फैम हेल्थ पर सब्सक्राइब करना ना भूलें।